हाय एवरीवन। अब हम पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की। हम डेफिनेशन को हम स्टडी आउट कर चुके हैं। ओके, लास्ट लेक्चर में हम कंप्लीट कर चुके हैं। देखो ये हमारा क्या चल रहा है, केमिकल काइनेटिक्स हमारा चल रहा है। ओके, केमिकल काइनेटिक्स के हमारी सीरीज चल रही है ये। इसमें बेसिकली मेरा क्या फोकस रहेगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू क्वेश्चंस हम करवाएंगे। तो बेसिकली जो हमारा ये केमिकल काइनेटिक्स का चैप्टर है ये किसके लिए है, बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए हमारे पास है। ओके, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं मेरे चैनल को और लाइक कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इससे पीछे वाली जो वीडियोस है वो भी देख सकते हैं। 2 लेक्चर हो चुके हैं केमिकल काइनेटिक्स पे। तो बीएससी का जो एग्जाम है उसके पैटर्न को हम लेके चल रहे हैं। मैं किसको फॉलो कर रही हूँ, सीआरएससी को फॉलो कर रही हूँ। सीआरएससी का जो सिलेबस को फॉलो कर रहे हैं, केयूके का फॉलो कर रहे हैं, ओके, एमडीयू का फॉलो कर रहे हैं। तो इन सब का सिलेबस को फॉलो करते हुए हम ये जो केमिकल काइनेटिक्स है उसको हम पढ़ रहे हैं। तो इसमें हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन तो हम पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालते कैसे। ठीक है, ये सब हम पढ़ेंगे यहाँ पे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना कैसे है। ओके, तो बेसिकली आपको ये तो पता ही है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता क्या है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये बताता है कि आपका रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, यानी दैट मीन्स मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ। देखो हमने एक रेट लॉ डिस्कस किया था। कौन सा रेट लॉ एक्सप्रेशन हमने पढ़ा था। हमने क्या पढ़ा था, रेट लॉ एक्सप्रेशन हमने पढ़ा था रेट लॉ एक्सप्रेशन। ओके, तो इस रेट लॉ एक्सप्रेशन से हमें एक बात पता चली थी क्या, कि रेट लॉ एक्सप्रेशन ने बताया था कि आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो एक्चुअल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगा। यानी ए है आपका, बी है, उसके आगे हमने लिखा था कांस्टेंट, हमने मेंशन किया था। ये वाली बात क्लियर है यहाँ पे। तो अब एक छोटी सी बात यहाँ पर ध्यान से देखो कि आपका जो रेट लॉ एक्सप्रेशन हो क्या बताता है कि एक्चुअली आपका रेट ऑफ रिएक्शन कौन सी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पे डिपेंड करता है। इसके रेस्ट पावर मैंने अल्फा लिख दिया, इसके रेस्ट पावर बीटा मैंने मेंशन कर दिया। अल्फा और बीटा आपकी एक्चुअल टर्म्स हैं जिसके ऊपर आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या करता है, डिपेंड करता है। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आपके रिएक्शन के लिए। यानी अल्फा और बीटा का जब आप सम करेंगे, क्या आपके इंटीजर्स हैं, अल्फा और बीटा का जब आप सम करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपके पास आएगा। ओके, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपको ये बताएगा कि एक्चुअली आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है कितने कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पे डिपेंड करता है, कितने रिएक्टेंट्स पे डिपेंड करता है। यानी मान लो हमने यहाँ पे क्या लिया है, ए भी लिया हमने रिएक्शन में, बी भी लिया हमने रिएक्शन में, प्लस में सी भी लिया, हमारा डी प्रोडक्ट हमारा बन गया है। ठीक है, अब इस रिएक्शन को जो मैंने यहाँ पर रिएक्शन लिया, आप इसको देख सकते हैं कि आपका जो रिएक्शन है उस मिक्सचर में कितने आपके 3 रिएक्टेंट आपके पास प्रेजेंट होते हैं। लेकिन मैंने जो ऑर्डर यहाँ पर मेंशन किया इसमें देखो सिर्फ ए और बी काउंट हुए हैं। दैट मीन्स आपका जो रेट है वो किस पे डिपेंड करता है, सिर्फ ए और बी पे डिपेंड करता है, क्योंकि तभी तो वो रेट ला इक्वेशन में आए हैं। मेरी बात समझ रहे हो कि आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, वो सिर्फ डिपेंड करता है ए और बी पे डिपेंड करता है। क्योंकि रिएक्शन मिक्सचर में आपके पास सी भी प्रेजेंट, लेकिन सी पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं करता है। रिएक्शन जो है सिर्फ ए और बी पे डिपेंड करता है, उसी के कॉफिशेंट पे यानी उसी के नंबर पे डिपेंड करता है। अल्फा और बीटा के यहाँ आपके कॉफिशेंट्स होते हैं। कॉफिशेंट में पढ़ा चुकी हूँ कि कॉफिशेंट होते हैं जो आपके नंबर्स होते हैं, उनको हम इंटीजर नंबर होते हैं। इंटीग्रल नंबर को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर अल्फा और बीटा बोलते हैं। ठीक है, जो भी इनकी अमाउंट है, मान लो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर हमारे पास क्या है 3 हमारे पास हो जाए, तो अल्फा इजिकल टू 2 हो गया है और बीटा इजिकल टू हमारा 3 हो गया। तो अल्फा और बीटा क्या है, सिंपल इंटीजर को एक्सप्लेन करते हैं कि कितनी अमाउंट्स हमारे पास है ए और बी की। ओके, ये वाली बात क्लियर है। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन ये बताता है कि एक्चुअली आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है कितने रिएक्टेंट्स पर डिपेंड करता है। ये बात क्लियर है यहाँ पर। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन ये बताता है और यहाँ से हम अल्फा और बीटा का हम सम अप करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो बेसिकली यहाँ पर मैं इसको मेंशन कर सकती हूँ कि जो आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है वो क्या एक्सप्लेन करता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये बताता है कि रेट ऑफ रिएक्शन आपका कितने रिएक्टेंट्स पर डिपेंड करता है, यानी कौन से रिएक्टेंट्स पे आपका रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। मेरी बात समझ रहे हो। अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओनली ए, सिर्फ ए पे हमारा रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। अभी हमारा जो पिछला रिएक्शन था उसमें ए बी सी तीनों प्रेजेंट थे हमारे पास। अगर रेट ऑफ रिएक्शन जो है सिर्फ ए पे डिपेंड करे, ये भी पॉसिबल रीज़न है। ये भी पॉसिबल हो सकता है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है सिर्फ बी पे डिपेंड करे और इसके रेस्ट पर बीटा। ये भी पॉसिबल है कि जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू सी रेस्ट पर मैं यहाँ पर गामा कर देती हूँ। तो ये आपकी 3 कंडीशंस पॉसिबल हैं, 3 क्या बहुत ज़्यादा भी पॉसिबल है। आपका रेट ऑफ रिएक्शन तीनों कंसंट्रेशन टर्म्स पे डिपेंड हो सकता है, ए पे डिपेंड हो सकता है, बी पे डिपेंड हो सकता है, इस तरह से सी पे भी डिपेंड हो सकता है। क्या, रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है ए पे डिपेंड हो सकता है, बी पे डिपेंड हो सकता है और सी पे डिपेंड हो सकता है, या फिर आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो तीनों पे डिपेंड हो सकता है।
रेट ऑफ रिएक्शन क्या डिपेंड हो सकता है, ए पे भी डिपेंड हो सकता है, बी पे भी डिपेंड हो सकता है और सी पे, तीनों पे आपका रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड हो सकता है। ये कंडीशंस आपकी हैं, इसके अकॉर्डिंग जो है हम इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालेंगे। ओके, तो ये वाली बात यहाँ पर क्लियर है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मैंने क्या कहा कि मान लो हमारे पास कोई भी मैंने रेट लिखा है, ठीक है, तो कोई भी मैंने रेट लिखा है, के लिखा है, ए रेस्ट पर अल्फ़ा, बी रेस्ट पर हमारे पास क्या हो गया है, बीटा हमारे पास हो गया है। तो अब ध्यान से देखो, जो हमारे पास ए है, ए रेस्ट पर अल्फ़ा है, रेस्ट पर बीटा, तो अल्फ़ा और बीटा का जो सम हमारे पास आएगा दैट विल बी क्या आएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारे पास आएगा। ओके, तो ये हमारे पास क्या आएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारे पास। तो ये समझ में आ गया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना कैसे है। तो ये वाली बात क्लियर है कि ऑर्डर कैसे निकलता है। तो ऑर्डर में आपने करना क्या है, सबसे पहले आप रेट इक्वेशन बनाइए उसकी। रेट इक्वेशन बनाने के बाद जो भी आपके कॉफिशेंट्स होते हैं, उनका आप क्या कर देंगे, सम अप, ये कॉफिशेंट है, ये कॉफिशेंट है। सबसे पहले आपको रेट ला इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। इसमें सी भी आ सकता है, इसमें डी भी आ सकता है। तो जो भी आपके कॉफिशेंट्स होंगे उनका आपने सम अप कर देना है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ जाएगा। ठीक है, ये वाली बात क्लियर है। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कौन कौन से टाइप्स के होते हैं वो देखो यहाँ पर। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कौन कौन से होते हैं वो देखो। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपके पॉसिबल हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है कौन कौन से हो सकते हैं, आपका ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन हो सकता है, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आपके पास हो सकता है, सेकंड भी हो सकता है आपका, और थर्ड ऑर्डर का रिएक्शन भी हो सकता है। ये रिएक्शन के टाइप्स मैंने बताए, क्या बताए मैंने यहाँ पर, रिएक्शन के टाइप्स मैंने बताए हैं कि कौन कौन से टाइप्स के हमारे पास रिएक्शन हो सकते हैं। तो ये वाले टाइप्स के रिएक्शन हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो क्या है, अगर हमारे पास ऑर्डर कितना आता है, अगर ऑर्डर हमारे पास कितना आता है, देखो ध्यान से, अगर हमारे पास ऑर्डर आता है ज़ीरो, यानी अल्फ़ा और बीटा का आप क्या करेंगे, सम अप करेंगे। अल्फ़ा बीटा का सम अप करने के बाद अगर आपके पास आंसर ज़ीरो आता है, इसका मतलब आपका ऑर्डर क्या है, ज़ीरो है उस रिएक्शन का। और अगर अल्फ़ा और बीटा का प्लस करने के बाद आपके पास क्या आता है, वन आता है, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फर्स्ट है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सेकंड भी ऐसे हो जाएगा, यानी दोनों का सम अप करेंगे तो आप टू आ जाए आपका आंसर, तो आपका सेकंड ऑर्डर हो जाएगा। थर्ड ऑर्डर यानी आपका थ्री आंसर आता है। रिएक्शन के 4 5 टाइप्स इस तरह से हो सकती हैं हमारे पास, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये वाली बात क्लियर है यहाँ पर। ओके, अब देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो मैंने बताया कि मान लो आपका जो रिएक्शन है वो रेट ऑफ रिएक्शन, जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन है यहाँ पर उसकी बात कर रहे हैं, यानी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, डिपेंड अगर करता है ए के ऊपर डिपेंड करता है, यानी ये हमारे पास क्या होगा, मान लो अब मैं इसको बता रही हूँ एग्जांपल के तौर पे कि आप इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे, कब ज़ीरो ऑर्डर आएगा। देखो मान लो मैं बोल रही हूँ कि हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या है, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है, कोई भी हमारे पास क्या है, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो उसका जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो डिपेंड नहीं करता है किस पे, रिएक्टेंट्स पे डिपेंड नहीं करता, ये रेस्ट पर ज़ीरो आपको मिलेगा। दैट मीन्स आपका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो क्या है, ज़ीरो है। ये तो लिख ही दिया इन्होंने, और ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन हम ले रहे हैं यहाँ पे। तो रेट ऑफ रिएक्शन आपका रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, रिएक्शन की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, इसलिए ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है। क्योंकि यहाँ पर आपका ए रेस्ट पावर क्या है, यहाँ पर ज़ीरो है आपका, तो ज़ीरो हो ही गया। कंसंट्रेशन की जो पावर होती है, अभी तो हमने पढ़ा था, कंसंट्रेशन की जो पावर्स होती हैं उन पावर्स का हम क्या कर देते हैं, सम कर देते हैं। पावर्स का जब हम सम करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारे पास आ जाता है। इतना कुछ बिग डील नहीं है, आपको रेट ऑफ रिएक्शन प्रोवाइड किया जाएगा, उसके जो पावर्स होती हैं, उसके जो कॉफिशेंट्स होते हैं उनका आपने सम अप कर देना है। लेकिन वो कौन सा है, एक्चुअल रेट ला इक्वेशन में आपको करना है, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कौन सा है, ये वाला हमारे पास क्या है, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन हमारे पास। तो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन जो है, रेट ऑफ रिएक्शन जो है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पे डिपेंड नहीं करता है। क्यों डिपेंड नहीं करता, वो आप आराम से देख सकते हैं क्यों डिपेंड नहीं करता है। क्योंकि यहाँ पर आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या है, ज़ीरो ऑर्डर है। ज़ीरो ऑर्डर का मतलब वो रेट ऑफ जो रिएक्शन है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पे डिपेंड नहीं करता है, इसलिए इसके रेस्ट पावर ज़ीरो है, इसका सम अप क्या आएगा, ज़ीरो। अगर मैं यहाँ पर बोलती हूँ कि मेरे पास क्या है, फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन, अगर हमारे पास क्या है, फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है, तो रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा, ओनली वन कंसंट्रेशन टर्म पे डिपेंड करेगा, यानी ए रेस्ट पर आपका क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, और बी रेस्ट पर आपका क्या हो जाएगा, ज़ीरो। या फिर आपके कितने भी कंपोनेंट्स हो, एक ही पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है, एक ही कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है। यानी इसमें जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन आएगा, देखो ध्यान से, इसमें जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन है वो किस पे डिपेंड करता है, सिर्फ ए पे डिपेंड करता है, क्योंकि ए रेस्ट पावर क्या है हमारे पास, अल्फा इज इक्वल टू वन है, और बीटा इज इक्वल टू हमारे पास ज़ीरो है। अल्फा किसकी पावर है, ए की पावर है, और बीटा जो पावर है इज इक्वल टू ज़ीरो है, वो किसकी है, बी की पावर है। तो वन प्लस में ज़ीरो क्या हो जाएगा हमारे पास, दैट विल बी और वन हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारे पास क्या हो जाएगा पर्टिकुलर, ये ध्यान से ये देखना है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, वन आएगा। दैट मीन्स ये कौन सा टाइप का ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा हमारे पास, फर्स्ट टाइप का ऑर्डर हो जाएगा, यानी फर्स्ट
ऑर्डर रिएक्शन हमारे पास हो जाएगा, जीरो ऑर्डर में था, क्या था ऑर्डर हमारे पास जीरो आया था, फर्स्ट ऑर्डर में क्या है हमारे पास ऑर्डर वन आया है, यानी दोनों का सम अप करने के बाद हमारे पास क्या आ रहा है वन आ रहा है। इसका मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, दैट मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ एक ही कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है, दूसरी तीसरी पे किसी पे डिपेंड नहीं करता है। ओके तो इस तरह से हम दूसरे वाला एग्जांपल ले सकते हैं। दूसरे वाला देखो, अगर हमारे पास सेकंड ऑर्डर का रिएक्शन है, अगर हमारे पास क्या है सेकंड ऑर्डर का रिएक्शन होता है, सेकंड ऑर्डर का रिएक्शन है अगर हमारे पास, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा हमारे पास, के होगा, ए होगा हमारे पास वन हो जाएगा, बी हो जाएगा हमारे पास उसके रेस्ट पर वन हो जाएगा, यानी वन प्लस वन कितना हो गया हमारे पास टू होगा, यानी इसका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो कितना है हमारे पास टू है, टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। इसका मतलब हमने क्या बताया कि ये वाला जो रिएक्शन है वो हमारा क्या है सेकंड ऑर्डर का है, क्योंकि इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन टू आया है, यानी रिएक्शन जो है हमारे पास दोनों कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंस पे डिपेंड करता है, क्योंकि रेट लाइक इक्वेशन में दोनों आ रहे हैं हमारे पास ए और बी। ठीक है, इस तरह से आप क्या करेंगे टर्शरी का आप यहाँ से निकाल सकते हैं, इस तरह से आप दिखाएंगे। तो एक मैं क्वेश्चन बनाती हूँ, इसके ऊपर क्वेश्चन ये बताइए कि किसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता, वो कौन सी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। तो क्या बोल रही हूँ मैं, ऐसा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताइए, ऐसा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताइए जिसके ऊपर जो आपका रेट है वो डिपेंड नहीं करता है, यानी आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। अगर आपको ध्यान नहीं है तो मैं फिर से बता देती हूँ कि जो आपका ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है उसका तो ऑर्डर ही ज़ीरो हो जाता है, यानी जो आपके रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन है उस पर आपका रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं करता, क्योंकि वो रेट लाइक इक्वेशन में नहीं आता है। और दूसरी बात, ऐसा भी बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं जैसे फोटोकेमिकल रिएक्शन, फोटोकेमिस्ट्री आपने पढ़ी है, नहीं पढ़ी मेरे ख्याल से, अब ये फाइनल ईयर में आएगी। तो फोटोकेमिस्ट्री में क्या होता है, सारे रिएक्शंस जो होते हैं फोटॉन्स की प्रेजेंस में होते हैं, लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शंस होते हैं, तो उसमें रेट ऑफ रिएक्शन जो है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पे डिपेंड नहीं करता है। उसी तरह से जो आपका जीरो ऑर्डर का रिएक्शन होता है उसमें भी आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। ऐसे मिलेगा कि ए होगा आपके पास, ए रेस्ट पर आपका जीरो मिलेगा, यानी रेट ऑफ रिएक्शन आपका कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, ए रेस्ट पावर जीरो है, जीरो का मतलब यहाँ पर क्या है जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। समझ गए मेरी बात, तो ये वाली बात क्लियर है। ओके अब देखो नेक्स्ट हमारे पास टाइप ऑफ रिएक्शन कौन सी है, सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन हमारे पास, इसको क्या बोलते हैं सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन या फिर फॉल्स यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस भी से कहा जाता है। दैट मीन्स ये ट्रूली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नहीं है। ओके एक रिएक्शन का मैं एग्जांपल देती हूँ, इसका मतलब क्या है, सूडो का मतलब समझ में आ गया है, सूडो का मीन्स क्या है यहाँ पर फॉल्स है, सूडो का मीन्स क्या है यहाँ पर फॉल्स, मतलब असली में नहीं है नकली में है ये। ओके और ये वाला यूनिमोलिकुलर रिएक्शन का मतलब ये होता है कि आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ये, तो ये आपका नकली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। रियलिटी में जैसे आपके को बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं, उसमें क्या होता है कि आपके रिएक्टेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे आपका शुगर है, वाटर है, ठीक है, आपने नमक भी डाल दिया उसमें, तो आपके रिएक्टेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन जो आपका रेट होता है वो सिर्फ किसी एक कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, तो वो क्या हो जाएंगे आपके सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। दैट मीन्स आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, सिर्फ ओनली वन रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगा, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो सिर्फ एक की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, इसलिए इसके आगे क्या लिखा है यूनिमोलिकुलर रिएक्शन लिखा है। तो ये वाली बात क्लियर है यहाँ पर कि कैसे यूनिमोलिकुलर रिएक्शन हमारे पास है। ओके तो ये फॉल्स है, क्योंकि आपके पास रिएक्टेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो सिर्फ किसी एक की कंसंट्रेशन पे ही डिपेंड करता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे यूनिमोलिकुलर रिएक्शन इसे हम बोलेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल हम लेंगे। ठीक है, तो ये होगी हमारी फॉल्स हो जाएगी, विच आर नॉट परफेक्टली ऑफ सेकेंड ऑर्डर। जैसे मैंने क्या लिया, एक एग्जांपल मैं ले रही हूँ, हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एस्टर आपके पास है, दैट इज़ क्या है हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एस्टर, हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट बोल सकते हैं हम, हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट हमारे पास आता है। ठीक है, इसका एग्जांपल हम यहाँ पे लेंगे, इसको एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से। देखो क्या है, इसका एग्जांपल मैं लेके आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे हमारे पास क्या हाइड्रोलिसिस हमें करना है, तो CH3 COO C2H5 हमारे पास है, साथ में हमने वाटर डाल दिया क्योंकि हम हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव, दैट मीन्स एसिड, एसिड की प्रेजेंस में हम क्या कर रहे हैं, इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे। जब आप किसी भी एस्टर का ब्रेक डाउन करते हैं, किसी भी एस्टर का ब्रेक डाउन करते हैं, तो आपको पता है कि एस्टर में दो चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, एक आपका क्या होता है अल्कोहल आपके होता है, और एक आपका क्या होता है कार्बोक्सिलिक एसिड आपके पास प्रेजेंट होता है। तो एस्टर में दो चीज़ें आपके पास प्रेजेंट होती है, क्या आपका एस्टर है, इथाइल एस्टर है आपके पास। ठीक है, इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, पहले आप क्या लिखेंगे इथाइल ग्रुप लिखते हैं, फिर उसके बाद एस्टर लिखते हैं, तो ये आपका एसिटेट ग्रुप हो गया और ये आपका क्या है इथाइल ग्रुप आपके पास हो गया है। तो इस तरह से जब आप इसका ब्रेक डाउन करेंगे तो किस चीज़ की फॉर्मेशन होगी वो बताइए मुझे। तो जब आप इसका ब्रेक डाउन करेंगे, इथाइल एसिटेट का ब्रेक डाउन करेंगे, तो क्या बनेगा, एक अल्कोहल बनेगा और एक
आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। आपको पता होना चाहिए कि आपके एस्टर में क्या क्या प्रेजेंट है। ओके, इसके बाद इसका ब्रेक डाउन करोगे तो क्या बनेगा, देखो C2H5OH आपका बनेगा, C2H5OH आपका बनेगा। दूसरा आपका क्या बनेगा, CH3COOH आपका बनेगा। ये आपके प्रोडक्ट्स बनेंगे। पहली बात समझ में आ गया कि ये आपके क्या बनेंगे, प्रोडक्ट्स आपके बनेंगे। तो आपका जो बेसिकली जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो किस किस पे डिपेंड होना चाहिए वो देखो ध्यान से। आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है, देखो एक रिएक्टेंट ये हो गया आपका, एक रिएक्टेंट ये हो गया, एक रिएक्टेंट ये हो गया। तो इस तरह से बहुत सारे आपके रिएक्टेंट्स हैं। आपका जो रिएक्शन है उसमें क्या है, कई सारे रिएक्टेंट है। देखो एक तो एस्टर हो गया आपका, एक वाटर हो गया। तो आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है तो दो पे डिपेंड होना चाहिए। रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए, साथ में वाटर में और साथ में आपका एस्टर पे। तो ऐसा होना चाहिए क्योंकि आपके रिएक्टेंट दो हैं इसमें। आपके रिएक्शन में क्या है, टू रिएक्टेंट्स आपके पास प्रेजेंट है, H पॉजिटिव एक कैटालिस्ट आपके पास है, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन दो पे डिपेंड होना चाहिए। लेकिन रियलिटी में क्या होता है कि आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो सिर्फ रिएक्टेंट्स में किस पे डिपेंड करता है, सिर्फ एस्टर पे डिपेंड करता है। आपका रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो सिर्फ एस्टर पे डिपेंड करता है। रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस्टर ओनली। तो आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है सिर्फ एस्टर की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, वाटर की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। क्योंकि वाटर जो होता है एक्चुअली में एक्सेस में लिया जाता है, इसलिए आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो वाटर पे डिपेंड नहीं करता। ये वाली बात क्लियर है यहाँ पर। तो इसलिए आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो फर्स्ट ऑर्डर का है। यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है वो सिर्फ एस्टर पे डिपेंड करता है। तो ये वाली बात क्लियर हो गई है कि कैसे फॉल्स ऑर्डर है। आपको दिखाई तो क्या दे रहा है, सेकंड ऑर्डर दिखाई दे रहा है क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन वाटर पे भी डिपेंड कर रहा है और एस्टर पे भी डिपेंड कर रहा है। लेकिन रियलिटी में क्या है कि आपका रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ एस्टर पे डिपेंड करता है, इसलिए क्या हो जाएगा आपका यूनिमोलिकुलर रिएक्शन हो जाएगा। तो इस तरह से आपका इसको क्या बोलते हैं हम, सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन इसे कहा जाता है। सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो किस पे डिपेंड करता है, सिर्फ एस्टर पे डिपेंड करता है। इसलिए कौन सा रिएक्शन है ये, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है। एक्चुअली में क्या है आपका ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है, लेकिन दिखाई कैसा दे रहा है आपको, सेकंड ऑर्डर का रिएक्शन दे रहा है, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं हम इसी के अंदर। एक और एग्जांपल मैं आपको दिखा देती हूँ। देखो हमारे पास है कैन शुगर का, अगर आप इन्वर्जन करते हैं कैन शुगर का, अगर आप इन्वर्जन करते हैं मतलब कैन शुगर का आप ब्रेक डाउन करते हैं। कैन शुगर क्या होते हैं आपका, C22H, क्या लिख दिया मैंने, सॉरी। देखो इसको रब कर देते हैं। आपके पास कैन शुगर तो पता है ना, कैन शुगर किसको बोलते हैं, कैन शुगर हम किसको बोलते हैं, बताओ जल्दी। सुक्रोज को बोलते हैं। कैन शुगर हमारी क्या होती है, सुक्रोज हमारे पास होती है, जो घर में हम यूज़ करते हैं दैट इज़ और कैन शुगर होती है, ठीक है। तो कैन सुक्रोज हम इसको बोलते हैं। सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, वो देखो सुक्रोज का फॉर्मूला होता है C12H22O11 आपके पास होता है। आप इसका हाइड्रोलिसिस कर दीजिए। जब आप इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो इसमें से दो चीज़ें आपके पास निकलेंगी, क्या क्या, एक तो आपके पास क्या आएगी, ग्लूकोज आपके पास आएगी, और साथ में दूसरा क्या आएगा आपके पास, फ्रुक्टोज आपके पास आएगी। क्योंकि जो आपकी सुक्रोज होती है वो दो चीज़ों की बनी होती है, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो ये वाली चीज़ है, ये वाली चीज़ आपकी फॉर्म्ड हो जाएगी। यानी जो आपका ये सुक्रोज है, जो आपका सुक्रोज है उसका क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। सुक्रोज जो होता है बेसिकली क्या होता है, एक डाइसेक्राइड होता है। बात सिंपल से समझो मेरी, कि सुक्रोज क्या होता है, एक डाइसेक्राइड होता है। डाइसेक्राइड का मीन्स उसमें दो शुगर प्रेजेंट होती हैं, दो शुगर प्रेजेंट होती है। कौन कौन सी शुगर, एक तो ग्लूकोज होती है, एक फ्रुक्टोज होती है। यानी जब आप इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे, यानी कि सुक्रोज का आप ब्रेक डाउन करेंगे, तो जब आप कहाँ गए, तो जब आप यहाँ पर सुक्रोज का ब्रेक डाउन करेंगे तो क्या होगा, सुक्रोज का जब आप ब्रेक डाउन करेंगे तो आपके पास क्या मिलेंगे, एक ग्लूकोज मिलेगा आपको और एक आपको फ्रुक्टोस मिलेगा। तो इस तरह से आपका सुक्रोज का ब्रेक डाउन करने पे आपको दो चीज़ें मिल रही हैं। तो यहाँ पर भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन आपका दो चीज़ों पर डिपेंड होना चाहिए। एक तो आपका किस पे, सुक्रोज पे डिपेंड होना चाहिए, साथ में आपका क्या होना चाहिए, साथ में आपका वाटर आपने ले रखा है उसके साथ हाइड्रोलिसिस किया, उसके ऊपर भी आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड होना चाहिए। बट एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है। आपका रेट ऑफ रिएक्शन जो है सिर्फ सुक्रोज पे डिपेंड करता है, इसलिए ये क्या है, फॉल्स फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। यानी आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किस पे डिपेंड करता है, सिर्फ सुक्रोज पे डिपेंड करता है। इसलिए क्या है, फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन आपके पास है। दो एग्जांपल मैंने करा दिए। ये वाला क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है, 2 नंबर में नहीं तो 4 नंबर में क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको, हर एक पेपर मिलेगा। तो दो एग्जांपल मैंने करा दिए, काफ़ी अच्छे से आप इसको खोल खोल कर लिखिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो आपको इसमें यही लिखना है कि आपका रेट ऑफ रिएक्शन जो है इज अज्यूम टू बी ऑफ सेकंड ऑर्डर, बट एक्चुअली इट डिपेंड्स ओनली ऑन वन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जैसे कैन शुगर का एग्जांपल दे देना कि जो सुक्रोज होता है और आपका जो वाटर होता है, रेट ऑफ रिएक्शन दोनों पे डिपेंड करना चाहिए क्योंकि आपके पास दो कंसंट्रेशन टर्म्स है, लेकिन आपका रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ एक ही कंसंट्रेशन टर्म पे डिपेंड करता है, दैट इज सुक्रोज पे। तो इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलेंगे। क्या है हमारे पास, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हमारे पास हो जाएगी। ओके, मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। दिस इज एक्चुअली
ज़्यादा ही होगी, ठीक है। नेक्स्ट में पढ़ेंगे हम, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे बाकी चीज़ें। अभी के लिए आप इतना ही पढ़िए। थैंक यू सो मच, मीट यू नेक्स्ट वीडियो। ओके, बाय बाय।